तो हमने पी टैग के अंदर लिख दिया हाय देयर, वेट, हाय देयर लिख दिया पी टैग के अंदर। उसके बाद हमें लिखना है एक h1 टैग। इसमें है आई एम अलेक्जेंडर UI UX डिजाइनर, ठीक है। तो हाय देयर के बाद मैंने एक h1 बनाया, h1 के अंदर लिख दिया आई एम अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ए UI UX डिजाइनर, ये मैंने h1 टैग के अंदर लिख दिया। उसके बाद क्या है, छोटा सा कंटेंट है यानी डिस्क्रिप्शन है कह सकते हो, तो इसको हम लोग पी टैग के अंदर चाहे तो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पी टैग बनाया और इसके अंदर रख दिया। एक सेकेंड, यहाँ तक। तो ये चीज़ भी सेट हो गई, पी टैग के अंदर हमने ये रख दिया। उसके नीचे है अबाउट मी का बटन। अब देखो, हमने कल ही ये बटन बनाया था प्रॉपर अच्छे तरीके से, नेवबार में ये बटन हमने बना के रखा था, उसका नाम था एक्टिव बटन। तो हम सेम कोड को यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले से ही इसे सेपरेट एक ड्यू में करके बनाया था ताकि हम इसे बाद में कहीं भी यूज कर सकें। तो मैं बस यही एक्टिव बटन वाले कोड को कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा पी टैग के नीचे। और अब देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा बना है। यहाँ पे लेट्स टॉक लिखा हुआ आ रहा है, बैकग्राउंड कलर मैच हो रहा है, इस वजह से दिख नहीं रहा है सही से। तो मैं लेफ्ट वाले बॉक्स की बैकग्राउंड कलर को बंद करता हूँ। तो देखो, ये रहा है हाय देयर पी टैग में जो हमने लिखा था। उसके बाद h1 टैग में लिखा था आई एम अलेक्जेंडर और UI UX डिजाइनर। उसके बाद ये कंटेंट है और ये हमारा वो बटन है, लेट्स टॉक लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इसमें लेट्स टॉक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अबाउट मी। तो लेट्स टॉक की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट मी, अबाउट मी। देखो, तो अब यहाँ पे अबाउट में हो गया, यानी ये बटन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, कल ही हमने इसे अच्छे से बना लिया था। आज हम बस उसका कोड रीयूज कर रहे हैं। तो कंपोनेंट को हमेशा इस तरीके से बनाना चाहिए कि हम उसे बाद में रीयूज कर सकें, क्योंकि हर जगह हम कोड सेम क्यों लिखेंगे, तो इस वजह से। अब हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फ़ॉन्ट फैमिली में चेंज करूँगा। तो लेफ़्ट के अंदर, तो मैं आ गया CSS में और मैंने कहा कि हीरो लेफ़्ट के अंदर जो भी हो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली, एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली मुझे हर बार चेंज करनी ही पड़ रही है, तो ऐसा करते हैं कि मैं इसे फ़ॉन्ट फैमिली को यूनिवर्सली दे देता हूँ स्टार वाले के अंदर। स्टार वाले कोड के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़ॉन्ट फैमिली शिगो UI। ये अब ये पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई हो गया, मुझे हर जगह सेपरेट जाके फ़ॉन्ट फैमिली देने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे अगर सेपरेट देने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से मेरी फ़ॉन्ट फैमिली का काम हो गया। अब मुझे लेफ़्ट वाले के अंदर, मैंने कहा डॉट हीरो के अंदर डॉट लेफ़्ट है और उसके अंदर पी टैग है। अब मैं टारगेट कर रहा हूँ इसे, है देयर को और ये टेक्स्ट को। इनकी मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी बड़ी करूँगा, तो मैंने लिख दिया कि इनकी फ़ॉन्ट साइज एटलीस्ट 20 पिक्सल, ट्राई करते हैं। 20 पिक्सल सही लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको 18 कर देते हैं। इसकी विथ डिसाइड करते हैं। विथ क्यों डिसाइड करना है ये बता रहा हूँ मैं। विथ मैंने अभी के लिए कर दिया एटलीस्ट 80% ऑफ पेरेंट। विथ इसलिए डिसाइड करना था क्योंकि ये देखो अभी क्या है, इधर पे टेक्स्ट ज़्यादा आ रहा था नीचे वाले पी टैग में। अगर मैं विथ हटाऊँ तो ध्यान देना यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ तक आ रहा है,
लेकिन हमारे डिज़ाइन में ऐसा नहीं है, हमारे डिज़ाइन में विड्थ इतनी नहीं जा रही है, कम है। तो इसको सेट करने के लिए मैंने इसको एक फिक्स विड्थ दे दी। तो हम किसी भी टैग को फिक्स विड्थ दे सकते हैं। तो पी टैग को हमें फिक्स विड्थ दे दी। इससे क्या होगा कि पी टैग के अंदर जो कंटेंट है वो इतने ही विड्थ में एडजस्ट होंगे। तो ये एडजस्ट हो गया। यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा था उसको उसने नीचे भेज दिया। अब ये H1 के साथ मुझे काम करना है, इसकी फ़ॉन्ट साइज बड़ी करनी है। तो मैंने लिखा डॉट हीरो के अंदर डॉट लेफ्ट और उसके अंदर H1, इसकी फ़ॉन्ट साइज एटलीस्ट हो कितने 35 पिक्सल ट्राई करते हैं। 35 पिक्सल कम है तो आई विल गो विथ 55 पिक्सल। अब सही लग रहा है। अब देखो जैसे ही मैंने फ़ॉन्ट साइज बड़ी की तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में गैप आ गया। ये दोनों एक ही कंटेंट है, मतलब एक ही लाइन के कंटेंट है, फिर भी इनके बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है। इस गैप को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लोग कहते हैं लाइन माइनस हाइट। लाइन माइनस हाइट की वैल्यू मैंने कर दी 1। तो अब देखना ये कम हो जाएगी। इनके बीच का गैप अभी एज इट इज है, 1 से कम करना पड़ेगा आई थिंक। वेट, मैंने किया 0.3। अब देखना ये एक दूसरे के ऊपर आने लगे। तो इस तरीके से मैंने इसको किया 0.8। हाँ अब इनके बीच में गैपिंग सही है। तो तुम इसे पॉइंट में या फिर अप डाउन करके ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हो। जैसे मैं कह दूँ कि तुम्हारी लाइन हाइट होगी 5, तो अब देखना इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। तो मैं इसे 0.8 पे सेट कर देता हूँ, ये सही है। तो इनके बीच में लाइन माइनस हाइट सही हो गई बिल्कुल। बाकी सब ठीक है, बस ये पी टैग जो है ऊपर और नीचे से थोड़े से स्पेस लेने चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, वो तो हम गैप से मेंटेन कर लेंगे। अब देखो अब डिज़ाइन में क्या है कि ये सेक्शन बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो रहा है। अगर ये हीरो सेक्शन है इतना, तो देखो ऊपर से भी गैप है नीचे से भी, यानी ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो रहा है हाइट के। इसको अलाइन करने के लिए मैंने कल ही बताया था कि पहले हम ये देखेंगे कि ये सारे कंटेंट किस पेरेंट के अंदर हैं। तो देखो ये सारे के सारे लेफ़्ट के अंदर हैं, यानी लेफ़्ट को हमें फ्लेक्स बनाना होगा। तो मैंने हीरो के अंदर लेफ़्ट को कहा कि तुम्हारा डिस्प्ले जो है वो होगा फ्लेक्स। उसके बाद अलाइन आइटम्स जो होंगे वो होंगे सेंटर। अलाइन आइटम्स जो होंगे वो होंगे सेंटर। तो फ्लेक्स करते ही सबसे पहले ये एक दूसरे के राइट साइड में आ जाते हैं। ये मैंने बताया था कि जैसे ही हम लोग फ्लेक्स करते हैं तो पेरेंट अपने सभी चाइल्ड को एक दूसरे के राइट साइड में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें तो चाहिए कि एक दूसरे के नीचे ही आए। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स की, उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन से हम ये बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी किस साइड शिफ्ट करनी है तुम्हें। जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है रो। रो का मतलब है कि एक ही रो में सबको सेट करो, एक लाइन में सेट करो। तो ये सबको एक दूसरे के बगल में लेके आ जाता है, एक दूसरे के साइड में लेके आता है। मैंने इसको चेंज करके मैंने कह दिया रो में नहीं सेट करना है, तुम्हें करना है कॉलम में सेट। तुम सभी प्रॉपर्टी को एक दूसरे के कॉलम में सेट करो। अब वो उनको नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, सबको एक दूसरे के नीचे ही उसने रहने दिया। तो फ्लेक्स की एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। अलाइन आइटम सेंटर नहीं करते हैं, हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हाइट वाइज सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब देखो ये ऊपर और नीचे से बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हमें ये लेफ्ट और राइट से सेंटर में चाहिए, तो इसको हम लोग पैडिंग से मैनेज करते हैं। फिलहाल मैं लेफ्ट वाले को पैडिंग दे देता हूँ। लेफ्ट बॉक्स को पैडिंग दे दी मैंने 20 पिक्सल चारों तरफ से। तो ये इधर से इतना गैप लेके आ गया, कम है। तो मैंने इसको कहा पैडिंग। पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे तो पैडिंग की 5 हैं टोटल। पैडिंग राइट लेफ्ट टॉप डाउन टॉप बॉटम और केवल पैडिंग। तो फिलहाल मैंने लिखा पैडिंग लेफ्ट
40 पिक्सल। तो अभी ये इतना शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा और करते हैं इसे, पैडिंग 50। सही है, जस्ट लुक गुड, ये सही दिख रहा है। अब इनके बीच में हमें गैप देना है, क्योंकि देखो इनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं दिख रहा है। तो मैंने बताया था कि जैसे ही हम लोग फ्लेक्स बनाते हैं तो फ्लेक्स के साथ एक और प्रॉपर्टी हमें मिलती है गैप। उससे हम क्या करते हैं, चाइल्ड्स के बीच में गैपिंग कर सकते हैं। तो मैंने गैप कर दी 20 पिक्सल। तो इन सब के बीच में गैप आ गया 20 पिक्सल का। अगर तुम्हें ये गैप और ज़्यादा चाहिए तो तुम 20 की जगह 25 यूज कर सकते हो। हाँ, नाउ इट इज गुड, ये अब सही दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। लाइन माइनस हाइट थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो मैं इसको 0.8 की जगह 0.9 करता हूँ। वेट, लाइन माइनस हाइट कहाँ दिया था हमने, ये 0.9। सही है। अब डिजाइन में एक चीज़ और है, यहाँ पे अलेक्जेंडर का कलर जो है येलो पे है, तो इसको भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये कलर येलो दिखना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया टैग पढ़ेंगे अब हम लोग, स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या करता है कि हमारे वो एलिमेंट्स को कुछ नहीं करता है। स्पैन लगाते ही क्या होगा कि हम अब इस अलेक्जेंडर के लिए अलग से क्लास बना के CSS वगैरह लिख सकते हैं। स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट होता है, बिल्कुल वो चीज़ों को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा भी नहीं, ब्लॉक एलिमेंट है नहीं, वो इनलाइन है, तो वो चीज़ें जैसे ही है वैसे ही रखेगा। स्पैन टैग लगाने से फ़ायदा ये होगा कि हम इसकी एक आईडी दे सकते हैं या क्लास दे सकते हैं। मैंने इसकी एक आईडी दे दी और आईडी में लिख दिया नेम या हीरो नेम लिख दिया। ये है हीरो का नाम अलेक्जेंडर। और इस आईडी को टारगेट करने के लिए CSS में मैंने बताया था कि आईडी को टारगेट करने के लिए हमेशा हैश का यूज होता है। मैंने लिखा डॉट हीरो के अंदर डॉट लेफ्ट और उसके अंदर आईडी है हैश के साथ हीरो। इसकी जो कलर है वो हमें सेट करनी है। कलर है ये #A5A001। अब देखना इसकी कलर सेट हो जाएगी। ये कहाँ गया, ये। अब अलेक्जेंडर हमारा दूसरे कलर में दिख रहा है और बाकी कंटेंट दूसरे कलर में है। तो इस तरीके से हम किसी एक सिंगल लाइन के अंदर स्पैन टैग का यूज करके उसे मल्टी कलर बना सकते हैं, उनकी मल्टीपल CSS लिख सकते हैं। जैसे ही हम एक आईडी या क्लास बना लेते हैं तो फिर हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने सिंगल लाइन के अंदर ये डिजाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद भी हम अलेक्जेंडर का कलर चेंज कर पाएँ। अब और क्या है डिज़ाइन में जो हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये UI UX डिज़ाइनर जो है नीचे आ रहा है हमारा, यहीं पे आ रहा है। इसको हम लोग लाइन ब्रेक का यूज करके नीचे ला देते हैं, कोई इशू नहीं है। लाइन ब्रेक का मतलब है कि BR टैग का यूज करके, BR टैग लगाते ही क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ तो अब क्या होगा कि BR के बाद की जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी, उसके नीचे वाले लाइन में चली जाएगी। तो इस तरीके से UI UX डिज़ाइनर जो है अब अगली लाइन में शिफ्ट हो गया। और अब हमारे पास स्पेस भी है तो हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी और बड़ी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको 55 दिया था, अब हम ट्राई करते हैं 65 के साथ, इफ पॉसिबल। सही दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। 65 के साथ वेट, सिक्सटी फाइव के साथ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन वाइन और हाइट को हमें मेंटेन करना होगा। आई वॉन्ट 1.2। हाँ, सही है। इस टेक्स्ट के आगे ये पी टेक्स्ट थोड़े से ज़्यादा ही छोटे लग रहे हैं, तो आई वांट कि पी टेक की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 25 पिक्सल करते हैं और जो हमने गैप दिया था 25 की जगह इसे 20 करते हैं। 25 ज़्यादा हो गया, 20 के साथ ही सही था। फ़ॉन्ट साइज 20। अब परफेक्ट है। आई विल ट्राई 18। इट्स लुक गुड बट 19 सही है।
ठीक है, ये इतना हो गया, हमारा नाम आ गया, अलग कलर में भी आ गया, यूआई यूएक्स डिजाइनर आ गया। अब किसी के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, तो वो यहाँ पे कैसे ऐड करेगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे चाहें तो इस वाले सेक्शन को हल्का सा एनिमेटेड बना सकते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग सीखते हैं टाइप्ड जेएस कि टाइप्ड जेएस कैसे काम करती है, टाइप जेएस को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और टाइप जेएस दिखती कैसे है, सबसे पहले ये ज़रूरी है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टाइप जेएस को इंटीग्रेट करके हम क्या बनाने वाले हैं। टाइप जेएस का यूज करके हम लोग टाइपिंग इफेक्ट बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि टेक्स्ट इस तरीके से टाइप होता हुआ दिखाई देगा, जैसे ये अभी मेरा टेक्स्ट दिख रहा है टाइप होता हुआ, आई एम अनीश कुमार एंड आई एम अ मॉन डेवलपर। उसके बाद ये इरेज करता है, फिर अगला स्किल फ्रीलांसर, उसके बाद इरेज किया, फिर फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर, फिर इसने इरेज करेगा ये फिर से, और फिर से लिखेगा मर्न डेवलपर। तो ये इफेक्ट हम लोग बना सकते हैं, ये इफेक्ट बनता है टाइप्ड जेएस से। तो टाइप जेएस को इंटीग्रेट कैसे करना है, अब वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमें आ जाना है अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आके हमें सर्च करना है टाइप्ड जेएस। टाइप्ड जेएस सर्च करके एंटर करना है। जैसे ही टाइप जेएस सर्च करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने गिटहब का एक रेपो आ जाएगा, मेटाबोल्ट का। या तो फिर इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, metabol.com पे। तो मैं गिटहब ज़्यादा रेफ़र करता हूँ, इस पे डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सही से पढ़े हैं। तो गिटहब वाले पेज को ओपन कर लेना है। इस पेज में जैसे ही तुम नीचे आओगे तो सबसे पहले हमें ये लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए मैंने बताया था कि हम यूज करते हैं सीडीएन का। तो यहाँ पे हमें सीडीएन मिल जाता है। सीडीएन में जैसे ही हम इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट टैग है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। और ये स्क्रिप्ट टैग है, तो मैंने बताया था कि हम लोग कभी भी स्क्रिप्ट टैग को जब अपने कोड में इंटीग्रेट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्क्रिप्ट फाइल है ये, इसके ऊपर करें हमेशा। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट रख दी। ये किस चीज़ के लिए है? टाइप्ड जेएस स्क्रिप्ट सीडीएन लिख दिया, और इसको एक कमेंट की तरह लिख दिया मैंने, ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने टाइप जेएस के लिए लगाया था यहाँ पे। तो अब ये जो स्क्रिप्ट है ये टाइप जेएस के लिए है। टाइप जेएस अब हमारे में इंटीग्रेट हो गया। अब हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे ही इस पेज को थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हो, तुम्हारे सामने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दिखती है पूरी की पूरी। तो ये स्क्रिप्ट यूज करना है हमें। इस स्क्रिप्ट टैग को पूरा कॉपी कर लो, पूरा नहीं मतलब ध्यान देना, सेटअप एंड स्टार्ट एनिमेशन जो सेक्शन है इसके अंदर जितना ये कोड है स्क्रिप्ट का, इसे कॉपी करना है तुम्हें। कॉपी करके इसे अपने वाले स्क्रिप्ट टैग से नीचे पेस्ट कर दो। ये कर सकते हो, या तो तुम चाहे तो सिंपल स्क्रिप्ट जेएस के अंदर भी इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो हम सेपरेट कोड रख के बताते हैं, यहाँ पे नहीं रखो। हमने ये लिंकिंग कर दी। लिंकिंग करने के बाद स्क्रिप्ट जेएस वाले फाइल में आना है, यहाँ पे कोड पेस्ट करना है, और ये ऊपर और नीचे से ये स्क्रिप्ट टैग हटा देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट की ही फाइल है। हमने कोड हटा दिया वो। वेट, एरर क्यों दे रहा है ये? कुछ तो मिसिंग हो रही है इसमें। स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। टाइप्ड, न्यू टाइप्ड एलिमेंट, ये है एरे। सब कुछ तो सही है। कुड नॉट फाइंड टाइप्ड फंक्शन, अच्छा ठीक है। यहाँ पे इसे नहीं रख पाएंगे, फिर हमें इंपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा, उसके बारे में बाद में सीखेंगे। अभी के लिए हम इसे यहीं पर रखते हैं नीचे ही। तो वहाँ से हमें कोड कॉपी करके लाना था और यहाँ पे बस पेस्ट करना था। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो एक एरे है, ये पूरा का पूरा एक एरे है। एरे क्या होता है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ एरे क्या होता है। बाकी जावास्क्रिप्ट की जब क्लासेस चलेंगी तो हम उसमें प्रॉपर सीखेंगे एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के अलग अलग एलिमेंट पे ट्रांसफर्स कैसे किया जाता है, डेटा कैसे सेट होता है, ये सारी चीज़ें। फिलहाल हम देखते हैं कि एरे क्या होता है। हम्म, ठीक है, अब देखते हैं एरे क्या होता है। एरे को हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरिंग, STROING स्टोरिंग। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए एरे का यूज होता है।
एरे को बनाते कैसे हैं, तो एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा दिए और इसके अंदर हम वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इसके अंदर लिखना है ABCD, तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ABCD लिख सकता हूँ। फिर कॉमा लगा के दूसरा एलिमेंट सेट कर सकता हूँ अपना EFGHI, फिर से कॉमा लगा के अपना दूसरा एलिमेंट सेट कर सकता हूँ मैं JKLM। इस तरीके से हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे भी एक एरे है। इस एरे में देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, ये हटा, और यहाँ पे दूसरा वाला है, दूसरा टेक्स्ट है ये, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकेंड। हम अपना भी टेक्स्ट यहाँ पे बना सकते हैं, एरे में अपना भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने कॉमा लगाया, एक और नया बना दिया थर्ड। तो मैंने इस एरे में टोटल 3 स्ट्रिंग्स पास कर दिए, 3 स्ट्रिंग मैंने इसे दे दिए। अब यहाँ पे देखो लिखा है एलिमेंट, तो जब भी टाइप जेस काम करता है तो वो इस आईडी को टारगेट करता है। मैंने बताया था कि हैश के साथ जब हम लिखते हैं तो वो आईडी होती है, और डॉट के साथ अगर हम लिखते हैं तो वो क्लास होती है। तो जहाँ भी एलिमेंट आईडी होगी उसको ये टारगेट करेगा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने लिए यहाँ पे हीरो बनाया था, आईडी है हीरो नेम, तो मैंने हीरो नेम को कॉपी किया और ये एलिमेंट को हटा के हैश के साथ हीरो नेम लिख दिया। अब क्या होगा कि हीरो नेम की जगह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखा हुआ आएगा, जबकि हीरो नेम में अभी तक क्या लिखा हुआ था, अलेक्जेंडर। चेक करते हैं इसे, मैं आया अपनी वेबसाइट पे, अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहा है। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरीके से टाइप जेएस इंटीग्रेट होता है। तो हम उसे अपने स्किल वाले सेक्शन में इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये है UI UX डिजाइनर, तो मैंने इसे कट किया और एक स्पैन टैग बनाया। मैंने बताया था स्पैन टैग से हम लोग आईडी वगैरह दे सकते हैं, और इसकी एक आईडी दे दी और आईडी लिख दी हीरो स्किल। ये है हीरो की स्किल्स, हीरो स्किल्स। और इस आईडी को मैंने कॉपी किया और जहाँ पे हीरो नेम लिखा था वहाँ पे अब मैंने हीरो स्किल दे दिया। अब देखते हैं, तो अब हीरो नेम की जगह हीरो स्किल दे दिया, तो अब नेम चेंज नहीं हो रहा है बल्कि इसकी स्किल चेंज हो रही है। देखो जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हो गया टाइप जेएस का इंटीग्रेशन। टाइप जेएस को इंटीग्रेट करने के लिए क्या ज़रूरी है, एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउज़र पे और सर्च करेंगे टाइप्ड जेएस। टाइप जेएस सर्च करते ही हमारे सामने एक सर्चिंग वाले सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सर्च हुए सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसमें हमें जाना है गिटहब वाले पे, गिटहब वाले पे ही जाना है, मेटावोल्ट का गिटहब पेज है वो। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे गिटहब पे, इस वाले गिटहब रेपो पे। इस रेपो में जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है CDN। इस CDN को कॉपी करना है हमें, यहाँ पे बटन है कॉपी का, कॉपी करना है और अपने कोड में जहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट फाइल लगा है इसके ठीक ऊपर टाइप जेएस को पेस्ट कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि यूज कैसे करना है। इसमें एक सेक्शन है सेटअप एंड स्टार्ट एनिमेशन का, इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग में जो भी कोड है उसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जो यहाँ पे आईडी है उस आईडी को बस चेंज कर देना है, हमें उस आईडी को अपने अकॉर्डिंग रख देना है। जो एलिमेंट हमें चेंज कराना है उसकी आईडी यहाँ पे लिख देनी है। मुझे हीरो स्किल को चेंज कराना था तो मैंने हीरो स्किल को यहाँ पे लिख दिया। अब इतना करने के बाद ही मेरा हीरो स्किल चेंज होने लगा है, जैसे ही वेबसाइट रिलोड होती है तो हमारा चलने लगता है। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कैसे, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया है कि ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलते ही रहता है। अगर ये ख़त्म भी हो जाता है तो फिर वो शुरू से शुरू हो जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन हमारी वेबसाइट पे अभी क्या हो रहा है कि ध्यान से देखो, जैसे रिफ्रेश किया ये चला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड के बाद ये रुक गया क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया। इसको सही करने के लिए यहाँ पे टाइप स्पीड के पास कॉमा है, कॉमा के नीचे एंटर करना है और लिखना है लूप, LOOP, लूप ट्रू। जैसे ही हम लूप ट्रू करते हैं तो अब ये चलते रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये रुकेगा नहीं, अब ये चलते रहेगा। उसके बीच में जो एलिमेंट लिखे हैं ना वो आ जा रहे हैं, तो हम इसे हटा देंगे। जैसे यहाँ पे हीरो सेक्शन के अंदर हमने लिखा था UI UX डिजाइनर स्टैटिकली, ये स्टैटिक हमने लिखा था, इसको हटा दें। इसको हटाने के बाद अब ये पूरी की पूरी एरे से आ रही है डायनेमिक तरीके से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये चलते रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं। अब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड की जगह मैंने फर्स्ट की जगह लिख दिया UI UX डिजाइनर, इसमें लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर या फ्रंट एंड डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। उसके बाद लिख दिया, अगर बैक एंड भी लिखना है तो बैक एंड डेवलपर। तो इस तरीके से मैंने 3 स्किल्स लिख दी हैं। अब ये चलते रहेगा, UI UX डिजाइनर, रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। अब सही है, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। इस तरीके से हमने टाइप जेएस को अपने कोड में इंटीग्रेट कर लिया है, और ये बिल्कुल चलता हुआ एनिमेशन हमें दिख रहा है, टाइपिंग का इफेक्ट दिख रहा है। अब हम इसमें सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, कलर, कर्सर, कर्सर की साइज, कर्सर के टाइप, ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं। जैसे मैंने अपने वाले में कस्टम कलर लगा कर रखा है बिल्कुल, तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसकी स्पीड कम ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको अब हम लोग आगे के क्लास में देखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन फ़िलहाल टाइप जेएस को हमने इंटीग्रेट करना सीख लिया और एक प्यारा सा एनिमेशन भी बन गया है हमारी वेबसाइट पे। अब हम लोग करते हैं इसके आगे का काम। इसमें तुम चाहो तो इसके डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ से रीड कर सकते हो और मल्टीपल चीज़ें यूज कर सकते हो। मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं इसके पास, वो यूज कर सकते हो। इसकी साइज वगैरह कैसे कम ज़्यादा करनी है, कलर कैसे चेंज करना है, कब पॉज करना है, स्मार्ट बैक स्पेसिंग, CSS कैसे इसकी चेंज करनी है, कस्टमाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ से देख सकते हो। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में देखते रहेंगे। तो हमने ये इफ़ेक्ट बना लिया है, टाइपिंग वाला इफ़ेक्ट। तो अब ये वेब पेज देखने में भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, रुका हुआ बिल्कुल वेबसाइट नहीं है, चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ। ये इफ़ेक्ट हमने कल बनाया था, ये बटन वाले पे बनाया था कि हवर करते ही थोड़ा सा एनिमेट करता है ये, और आज हमने ये टाइप जेएस बना लिया। तो टाइप जेएस तक हमारा काम हो गया है। अब हम इमेज वाले सेक्शन पे काम करते हैं। तो इमेज लगाने के लिए पहले मैं अपने पेज को फॉर्मेट कर लेता हूँ और हल्की सी साइज कम करता हूँ, ठीक है। तो हमारा लेफ़्ट साइड वाला काम पूरा हो गया है। लेफ़्ट साइड में हमने सारी चीज़ें कर ली। लेफ़्ट को अब मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब हम शुरू करते हैं राइट साइड में काम करना। राइट साइड में हमें क्या बनाना था, तो राइट साइड में हमें इमेज लगाना है। वेट, राइट साइड में हमें इमेज सेट करना है। तो इस पे काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक IMG टैग होना चाहिए, और इसमें SRC में सारे इमेजेस जो भी हैं वो गिटहब पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तुम वहाँ से चाहो तो इमेजेस ले सकते हो। ये इमेज है। जैसे पेज रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, हमारी इमेज आ गई। अब ये अपने ड्यू से बाहर जा रही है, इसको हमें फिट करना पड़ेगा। तो मैंने इमेज को एक क्लास दे दी, हीरो IMG या हीरो इमेज। और हीरो इमेज के लिए मैं थोड़ी सी CSS लिख लूँगा। अब डॉट हीरो के अंदर डॉट राइट, इसके अंदर डॉट हीरो इमेज। इसकी हाइट जो होगी वो मैं करता हूँ 100%, यानी जितने इसके पेरेंट की हाइट है सिर्फ उतना ही। देखते हैं क्या फिट होता है। हाँ, फिट हो गया। ये हाइट वाइज इसने फिट कर ली, विथ अपने आप इसने डिसाइड कर लिया। फाइन। इमेज लगाने का जो सबसे सही तरीका है वो मैं हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले एक ड्यू बनाओ। इमेज को हमेशा ड्यू के अंदर रखने का फ़ायदा होता है कि हम उसे अपने अकॉर्डिंग कभी भी सेट कर सकते हैं। और इस ड्यू को एक क्लास दे दो, IMG या कुछ भी। मैं यहाँ पे अभी के लिए हीरो IMG लिख देता हूँ। और इस इमेज को इस हीरो IMG के अंदर रखो।
और हीरो आईएमजी की हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम इमेज पे ना मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं और हमारी इमेज कभी ज़्यादा बड़ी छोटी दिखेगी भी नहीं। कैसे? तो मैं अब हीरो आईएमजी के लिए कुछ सीएसएस लिखूँगा। हीरो आईएमजी के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि तुम्हारी जो, एक सेकंड, हीरो आईएमजी में एच स्मॉल रखना है और आई कैपिटल रखना है। इसे कैमल केस कहते हैं। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे तो हम लोग जानेंगे कैमल केस क्या होता है। फिलहाल के लिए इसे बस लिख लेना, हीरो आईएमजी कर दिया मैंने, क्लास दे दी। इसकी हाइट 100% रखनी है मुझे, तो हाइट मैंने 100% कर दी। इसको दे दिया ऑब्जेक्ट फिट कवर, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट हो वो कवर रहे, बिल्कुल कवर करे इसे। अब देखते हैं। अब देखो इमेज फिर से हमारी पूरी तरीके से सेट हो गई है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब राइट साइड में जो इमेज आएगी वो तो सेंटर में आएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में चिपकी हुई आ रही है। तो इसको सही करने के लिए मैंने बताया था, राइट को हम बना देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसको मैंने कह दिया अलाइन आइटम्स सेंटर। बस इतना करते ही अब ये इमेज सेंटर में नहीं गई अभी भी, वेट। अलाइन आइटम सेंटर हाइट वाइज सेंटर करेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर विथ वाइज सेंटर में कर देगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब देखो ये इमेज इस साइड में सेंटर में सेट हो गई है। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा इमेज लग गया है। इमेज के अगल बगल में दो ड्यू आ रहे थे, हमें उसे मेंटेन करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उन दोनों ड्यू को बनाने का काम अब शुरू करते हैं। तो इंडेक्स में आ जाएंगे, ये हमारा हीरो इमेज हो गया है। हीरो इमेज के बाद एक और मैंने ड्यू बनाया और इसको क्लास दे दिया क्या, ये है वेब डिजाइनिंग के लिए। और वेब डिजाइनिंग के लिए एक बनाना है और एक वेब डिजाइनर के लिए बनाना है। वेट मैं देख लेता हूँ, एक है वेब डिजाइन और एक है यूआई डिजाइन। ओके, एक है वेब डिजाइन, तो वेब, इसकी क्लास दे देता हूँ डिजाइन, और एक है यूआई डिजाइन, यूआई डिजाइन। ये दोनों बन गए। यूआई डिजाइन के लिए यूआई डिजाइन लिख दिया और वेब डिजाइन वाले में वेब डिजाइन लिख दिया। इनके लिए सीएसएस लिख लेते हैं। तो ये बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस हैं, स्किल बॉक्स इसका नाम रख सकते हैं हम चाहें तो, या फिर हम इसका नाम और क्या रख सकते हैं, स्किल स्मॉल बॉक्स, स्किल स्मॉल बॉक्स। मैं एक कॉमन नाम क्यों रखना चाहता हूँ, रीज़न ये है कि हम एक ही से दोनों की सीएसएस लिख दें जो कॉमन वाली सीएसएस है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाली इसकी सीएसएस होगी उसके लिए हम इसके दूसरे वाले क्लास का यूज कर सकते हैं। जैसे दोनों की हाइट और विड्थ और बैकग्राउंड कलर सेम होने हैं, तो उसके लिए मैंने ये यूज किया है। फिलहाल मैं इसको देता हूँ सबसे पहले इसकी हाइट। हाइट की जगह हम पैडिंग से भी ये काम कर सकते हैं। कैसे? मैं पैडिंग देता हूँ, देखो अब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के चारों तरफ मैं पैडिंग दूंगा। ऊपर और नीचे से मैंने कहा कि तुम्हारी पैडिंग होगी 20 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से तुम्हारी पैडिंग होगी एटलीस्ट 40 पिक्सल। और ये बॉक्स तो दिखाई देगा नहीं, तो ये दिखाई दे इसलिए मैंने इसको दिया है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखते हैं, ये देखो दोनों के पास इतने एरिया में बॉक्स आ रहा है। 20 पिक्सल ज़्यादा है ऊपर नीचे से, आई विल गो विथ 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। अब ये सही दिख रहा है। बॉर्डर इनका वाइट रखना है हमें रेड की जगह, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड होगा बस इस तरीके से। तो ये सीएसएस दोनों पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों के क्लासेस कॉमन हैं। इसका बैकग्राउंड कलर भी है वाइट के एक शैडो पे है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा
वाइट स्मोक या वीट करके। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक या वीट। वाइट स्मोक ट्राई करते हैं। वाइट स्मोक में तो दिख ही नहीं रहा है, आई होप वीट में दिखे। वेट, इसका कलर होगा ब्लैक, कलर ब्लैक, ठीक है। वीट सही नहीं है, वाइट स्मोक रखना है हमें, वाइट स्मोक, इस तरीके से। तो ये हमारा दोनों बॉक्स बन के तो रेडी हो गए हैं। अब ये सेट नहीं है जहाँ हमें सेट करना है, ये इधर उधर सेट हो रहे हैं। हमें एक को नीचे सेट करना है यहाँ पे, और एक को यहाँ पे सेट करना है। इसे कैसे करेंगे? तो अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे पोजीशन पे। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये दोनों बॉक्स किस ड्यू के अंदर हैं। तो राइट साइड के सॉरी हीरो सेक्शन के राइट वाले बॉक्स में ये दोनों सेट हैं। तो हीरो के राइट में हम जाएंगे और हम इसको कह देंगे कि तुम्हारी पोजीशन जो होगी वो होगी रिलेटिव। मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी हम लोग पोजीशन वाइज जब भी काम करेंगे तो पेरेंट को हमेशा रिलेटिव बनाएंगे, उसके बाद ही और एब्सोल्यूट पे काम करेंगे। और उसके बाद इन दोनों बॉक्सेस की पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही दूंगा, देखना कि वो अपने पोजीशन से हट के दूसरी जगह पे आ जाएंगे, उनकी पोजीशन बिल्कुल ही रीसेट हो जाएगी। देखो दोनों बिल्कुल एक जगह पे आ गए, सेंटर में आ गए, दोनों यहीं पे हैं, एक के नीचे एक हैं, इस वजह से दिख नहीं रहे हैं। अब हम टारगेट करते हैं सिंगल सिंगल बॉक्स को। एक बॉक्स का नाम है यूआई डिजाइन। ओके, मैंने कहा जो डॉट यूआई डिजाइन है इसको तुम्हें रखना है टॉप से, यानी टॉप से कितना दूर रखना है। मैंने कहा टॉप से 50 पिक्सल रखना। तो देखना अब ये टॉप से 50 पिक्सल सेट हो गया यहाँ पे। हमें इसे रखना है यहाँ पे एग्जैक्ट, तो हमें वो थोड़ा सा कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, या फिर मैं इसका सही तरीका बताता हूँ कि तुम अपने विंडो पे राइट क्लिक करो और यहाँ से आ जाओ इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में आने के बाद तुम्हारे सामने ये डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। अब तुम यहाँ से एरो पे जाओ और इस पर क्लिक कर लो। सेलेक्ट कर लिया तुमने, यहाँ से देखो टॉप से लिखा हुआ आ रहा है। अब तुम इसे कम ज़्यादा करके यहीं पे चेक कर सकते हो। तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ, मुझे इसे कितना रखना है। तो टॉप से मुझे रखना है 95 के समथिंग, और लेफ़्ट से मुझे रखना है कितना, मैंने कहा लेफ़्ट से मुझे 50 पिक्सल रखना है। 50 से कम रखना पड़ेगा, ठीक है। टॉप से मैंने कहा 95 और लेफ़्ट से ये होगा 50। देखो ये यहाँ पे सेट हो गया, और हमें सामने लाना होगा तो लेफ़्ट से हम वैल्यू और ज़्यादा कर देंगे 80। 80 पे भी नहीं आया, और ज़्यादा चाहिए तो 120। ये वैल्यू हमें खुद से डाल के देखनी पड़ती है, और जब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो उस टाइम भी थोड़ा सा इस चीज़ का बस ध्यान रखना होगा। पोजीशन के साथ काम करने में यही एक थोड़ी सी दिक्कत आती है बस, कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस में हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम उसे फिर अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव भी करें। बाकी कोई इशू नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी ये। जब हम इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि मीडिया क्यूरी के थ्रू इसको रिस्पॉन्सिव भी कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल ये लगभग सेट है अपने पोजीशन पे जहाँ पे इसे सेट होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार डिज़ाइन में देख लेता हूँ कहाँ पे है। ठीक है, बियर्ड के ठीक सामने से है यहाँ पे, वो हल्का अंदर तक है ना, तो इसे भी हम लोग कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 175 की जगह 205। सॉरी ये टॉप वाली वैल्यू है, इसे करनी है 200। अब देखो ये यहाँ पे आ तो गया बियर्ड के पास, लेकिन वो उसके ऊपर है, और मैंने बताया था कि हमें ये तो इमेज के नीचे रखनी है, हमें ऊपर रखना ही नहीं है। देखो
ये यूआई डिज़ाइन हमारे इमेज के ऊपर आ रही है, जबकि ओरिजिनली डिज़ाइन में क्या है, इमेज के पीछे है। इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? इस चीज़ को हैंडल करने के लिए अब आती है जेड इंडेक्स। हम इनको जेड इंडेक्स दे सकते हैं। जेड इंडेक्स ये बताता है कि इनका लेवल क्या होने वाला है, किस लेवल पे ये काम करने वाले हैं। जैसे ये इमेज है, तो इस इमेज वाले डिव को भी पोजीशन एब्सोल्यूट देनी होगी पहले। कहाँ है हीरो इमेज, ये रही। इस डिव को भी मैंने दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। चेक करते हैं अब, अभी सब एज इट इज है। ओके, अब हम लेवल सेट करेंगे। लेवल कैसे सेट होता है, तो देखो लेवल सेट करना ध्यान से सीखना है कि लेवल कैसे सेट होता है। अगर इस इमेज की लेवल 1 है, मान लो कि इस इमेज का लेवल जो है वो लेवल 1 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेवल 1। ओके, और ये यूआई डिज़ाइन है, यूआई डिज़ाइन का मान के चलो कि लेवल 2 है, इसकी जो लेवल है वो है 2। ओके, अब देखो 1 जो है नीचे रहेगा और 2 इसके ऊपर आएगा। जैसे ही 2 है मतलब क्या कि वो उसके दूसरे लेवल पे है, यानी ऊपर वाले लेवल पे है, तो ये यूआई डिज़ाइन इसके ऊपर आनी चाहिए। जेड इंडेक्स इस तरीके से काम करता है, यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऊपर रहेगा और जिसकी वैल्यू कम होगी वो नीचे रहेगा। इस तरीके से जेड इंडेक्स हमारा काम करता है। तो हमें क्या करना है, वेट, हमें करना ये है कि ये यूआई डिज़ाइन नीचे दिखे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कम रखेंगे और इस वाले इमेज की वैल्यू ज़्यादा रख देंगे। कैसे, ये है हीरो इमेज वाला ड्यू, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने दे दी। अब इसको मैं जेड इंडेक्स दे देता हूँ 5। इसकी जेड इंडेक्स है 5, यानी ये 5वें लेवल पे है। बस ये समझो कि छत जैसे होती है हमारे यहाँ, तो ये 5वें ताले पे है छत के। और जो ये वाला बॉक्स है यूआई डिज़ाइन वाला बॉक्स, इसको मैंने दे दी कि तुम्हारा जेड इंडेक्स जो है, जेड इंडेक्स है 1। अब देखो ये है पहले ताले पे और हमारा जो इमेज है वो है 5वें ताले पे, तो हमारा इमेज ऊपर दिखेगा। तो अब देखो क्या होता है, देखा यूआई डिज़ाइन ऑटोमेटिक पीछे चला गया, यूआई डिज़ाइन पीछे चला गया और इमेज ऊपर आ गई, क्योंकि इमेज हमारा 5वें ताले पे है और यूआई डिज़ाइन पहले ताले पे है इसलिए। अगर इसे उल्टा कर दें, जेड इंडेक्स 5 की जगह हम कर दें 1, दोनों 1 1 कर देंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब मैंने कह दिया कि जो इमेज है वो पहले ताले पे है और जो यूआई डिज़ाइन है वो दूसरे ताले पे है, तो अब क्या होगा, यूआई डिज़ाइन ऊपर दिखने लगेगी और इमेज हमारा नीचे दिखेगा। समझ आया? तो इस तरीके से हमारा जेड इंडेक्स काम करता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इमेज को हमें ऊपर दिखाना है, तो इमेज को मैंने रख दिया 5, यूआई डिज़ाइन को रख दिया 1। तो इमेज हमारी नीचे ऊपर दिखेगी और यूआई डिज़ाइन नीचे। यूआई डिज़ाइन को थोड़ा सा और लेफ्ट से कम कर लेते हैं ताकि डिज़ाइन वाला सेक्शन उसका दिखे। इस तरीके से हो गया। तो ये सेक्शन हमारा सेट हो गया है बिल्कुल पोजीशन से। अब दूसरा वाला सेक्शन भी हमें सेट करना है। तुम सोच रहे होगे कि दूसरा वाला गया कहाँ, वो वहीं है, लेकिन हमने उसको बताया ही नहीं कि तुम्हें किस ताले पे रहना है। तो वो क्या करेगा, सबसे नीचे है, वो अभी 0 ताले पे है, इस वजह से वो हमें दिख नहीं रहा है। जैसे ही मैं उसको जेड इंडेक्स दूंगा वो दिखने लगेगा। जैसे मैं दिखाऊं, उसका नाम है डॉट, क्या नाम था उसका, क्लास का नाम भूल गया मैं, वेट, वेब डिज़ाइन। इसके क्लास का नाम है वेब डिज़ाइन, मैंने लिखा डॉट वेब डिज़ाइन। इसकी जेड इंडेक्स हमने बताई नहीं है ना, इस वजह से ये जो है सबसे नीचे है तो दिख नहीं रहा है। मैंने इसकी जेड इंडेक्स कर दी। देखो 5वें ताले पे हमारा इमेज है और इसको ऊपर अगर दिखाना है तो हमें करना होगा 6, तब ये हमें दिखेगा। तो अब ये इमेज के ऊपर दिखने लगा है, ये वहीं पे, लेकिन अभी तक क्या था कि हमने इसको बताया नहीं था कि इसकी जेड इंडेक्स क्या है, इस वजह से वो दिख नहीं पा रहा था। अभी मैंने इसको जैसे ही 6 दिया तो ये दिख रहा है, लेकिन अगर मैं 5 से इसे कम दूंगा या 5 दूंगा तो ये नहीं दिखेगा। देखो 5 पे भी दिख रहा है, फिर उससे कम पे नहीं दिखेगा ये। जैसे ही मैंने 4 दिया तो इमेज क्या होगा कि इमेज ऊपर आ जाएगी तो वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही 5 से इसे मैं ज़्यादा दूंगा
तो वो दिखने लगेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर वाले ताले पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जेड इंडेक्स काम करता है पोजीशन में। तो अब हम इसे भी सेट कर लेते हैं। तो इसे हमें सेट कहाँ पे करना है? इसे हमें सेट करना है कंधे के पास, बिल्कुल ओके। तो कंधे के पास इसे सेट करना है यहाँ पे, यानी इसकी टॉप से वैल्यू लगभग इतनी ही देनी होगी और लेफ़्ट से वैल्यू बढ़ानी होगी, या राइट से वैल्यू कम करनी होगी, ठीक है। इसे कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं इसे देता हूँ कि टॉप से तुम्हारी जो वैल्यू है वो है अप्रॉक्स 130 px, और राइट से तुम्हारी वैल्यू जो होगी वो होगी अप्रॉक्स 100 px। चेक करते हैं, ये यहाँ पे आ गया। हमें टॉप से और नीचे चाहिए, आई विल से 160, और नीचे चाहिए हमें ये 180, थोड़ा सा और नीचे 90, नॉट 90, आई वांट से 185। ओके, ये ठीक है। अब हमें इसे राइट से सेट करना है 120, इससे ज़्यादा 150, और इसे करते हैं 188। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट हो गया। हम इसे भी चाहें तो थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए सिरे से हल्का सा छिपा सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा ज़्यादा सही दिखेगा। वो मैं दिखा रहा हूँ 190, नॉट 190, आई विल से 200। ओके, ये सही है। अब देखो, इमेज ये ऊपर आ रही है तो ज़्यादा सही नहीं दिख रही है, वो तो कोई भी बना देगा, मतलब डिज़ाइन ज़्यादा सही नहीं दिख पा रही है। तो हम इसे छिपा देंगे बॉडी से। कैसे? इसकी जेड इंडेक्स 6 है और हमारे इमेज की जेड इंडेक्स 5 है, इस वजह से ये ऊपर दिख रहा है। हम इसे 4 कर देंगे। जैसे ही हम इसे 4 करेंगे तो देखना बॉडी से ढक गया वो भी। अब ये ज़्यादा सही दिख रहा है। तो इस तरीके से जेड इंडेक्स के साथ पोजीशन हमारी काम करती है। तो आई होप कि आज के क्लास में तुम लोगों को पोजीशन समझ में आ गया होगा, जेड इंडेक्स समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से हम लोग टाइप जेएस को इंटीग्रेट करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास में हमने टाइप जेएस को भी इंटीग्रेट कर लिया है, पोजीशन को अच्छे से समझ लिया है, और पोजीशन के साथ साथ हमने जेड इंडेक्स को भी समझ लिया है। तो हमारा हीरो सेक्शन बन के पूरा तैयार है। हीरो सेक्शन में और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर तुम करना चाहो तो इसे कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे एक देखो हल्की सी ये शेडो आ रही है, ठीक है। तो ये शेडो तुम बना सकते हो। क्या करना है, एक ड्यू बनाना है और उस ड्यू की शेडो दे देनी है हमें हल्की सी येलो, और उसे जैसे हमने यूआई डिजाइन को अभी सेट किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसके चेहरे के पीछे सेट कर देना है। तो ट्राई करना, अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। डैट मीन्स कि तुम्हें आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई। और अगर ना कर पाओ तो ये डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसे मैं बनवा दूँ। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे के पार्ट्स को बनाना शुरू करेंगे। कल के क्लास में हम ये सेक्शन बनाएंगे और इस सेक्शन को इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में बनाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल होते रहे। कल हम लोग ये इफेक्ट बनाना सीखेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि कल ही यह वाला डिज़ाइन सेक्शन भी बन जाए। मुश्किल से मतलब कल और परसों 2 दिन में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे के प्रोजेक्ट कर पाएंगे। हाँ, बाकी में कुछ है नहीं। जो हमें सीखने वाली चीज़ें थी बस इन्हीं 2 सेक्शंस में थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें पोजीशन के बिहाफ पे काम करना था हमें। तो आई होप कि तुम ये टास्क कर लोगे जो मैंने अभी बताया कि इमेज के पीछे एक ड्यू लगाना है तुम्हें। कोशिश करना कि वो हो जाए। कल के क्लास में हम ये सेक्शन डिज़ाइन करेंगे और इसके इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग भी करेंगे। कल से क्लासेस थोड़ी और स्पीड में चलेंगी, तो कल से मज़ा भी आएगा। और उसके बाद फिर ये सेक्शन करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो बोल सकता है। बाकी आज का जो भी कोड होगा वो तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा, सेम लिंक में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है वो भी यूट्यूब पे आ जाएगी थोड़ी देर में ही। कोशिश करूँगा आज की वीडियो जल्दी आ जाए, कल काफ़ी लेट हो गया था। बाकी मिलते हैं कल। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं।